सम फेमस स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कहानी एम्पायर ऑफ डिवोशन के भाग 11 जब संघर्ष धीरे धीरे खुला रूप लेने लगता है की शुरुआत करने वाले हैं। पिछले भागों तक कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां एक सपना धीरे धीरे हकीकत बन चुका था। सूखी और सुनसान जमीन पर एक पूरा नगर खड़ा हो गया था जिसका नाम रजनीशपुरम रखा गया। कुछ साल पहले तक जहां सिर्फ पत्थर, धूल और खाली पहाड़ी ज़मीन थी, वहां अब सड़कें थी, इमारतें थी, खेतों में काम हो रहा था और हज़ारों लोग एक नए जीवन की तलाश में रह रहे थे। बाहर से देखने पर यह सब एक चमत्कार जैसा लगा था, लेकिन जितनी तेज़ी से ये नगर बढ़ा, उतनी ही तेज़ी से उसके आसपास के लोगों के अंदर एक अजीब सा डर भी बढ़ने लगा। ओरेगॉन के छोटे नगर और गांव के लोगों को लगने लगा कि उनके बीच एक ऐसी शक्ति उभर रही है जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक अलग समुदाय तेज़ी से बढ़ रहा है, अपने नियम बना रहा है और अपनी ही व्यवस्था चला रहा है। धीरे धीरे उनके मन में सवाल उठने लगा कि क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक समुदाय है या फिर कुछ और। इस नए नगर के बीच एक व्यक्ति का प्रभाव सबसे अधिक महसूस होने लगा था, माँ आनंदशीला। अब वो सिर्फ एक सहायक नहीं रही थी, अब रजनीशपुरम की पूरी व्यवस्था उनके हाथ में थी। हर योजना उनके द्वारा तय होती, हर बड़ा निर्णय उनके माध्यम से आता था। ऊपर ओशो भी गहरे मौन में थे और नीचे पूरा रजनीशपुरम शीला के संकेत पर चल रहा था। लेकिन बाहर की दुनिया ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी। वास्को क्षेत्र के लोगों को लगने लगा कि अगर रजनीशपुरम इसी तरह बढ़ता रहा तो एक दिन ये लोग स्थानीय राजनीति पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। इसी डर के साथ विरोध की शुरुआत हुई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू किया। प्रशासन ने रजनीशपुरम की जांच शुरू कर दी। जमीन के कागज़ों की जांच हुई, निर्माण के नियमों पर सवाल उठाए गए और धीरे धीरे मामला अदालत तक पहुंच गया। सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि क्या रजनीशपुरम का नगर के रूप में स्थापित होना कानूनी है। बहुत से लोगों को लगता था कि इतनी बड़ी बस्ती का निर्माण बिना सही अनुमति के हुआ है। दूसरी तरफ रजनीशपुरम के लोगों को लगता था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक समुदाय बनाकर शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। ये कानूनी संघर्ष धीरे धीरे और तेज़ होने लगा। इस दौरान माँ आनंदशीला ने एक बात बहुत जल्दी समझ ली। अगर रजनीशपुरम को बचाना है तो केवल कानूनी लड़ाई काफ़ी नहीं होगी, राजनीति में प्रवेश करना ज़रूरी होगा। यहीं से एक नई योजना का जन्म हुआ। रजनीशपुरम के लोग स्थानीय चुनाव में भाग लेंगे। अगर स्थानीय प्रशासन विरोध कर रहा है तो प्रशासन को ही बदल दिया जाएगा। ये सोच बहुत साहसी थी, लेकिन इसने स्थानीय लोगों के डर को और बढ़ा दिया। इसी समय एक और योजना शुरू हुई जो बाद में बहुत विवादित बन गई। अमेरिका के अलग अलग शहरों से बेघर लोगों को रजनीशपुरम लाने की योजना बनाई गई। उन्हें रहने की जगह दी जाएगी, खाना दिया जाएगा और एक नया जीवन शुरू करने का मौका दिया जाएगा। बाहर की दुनिया को ये एक दया और सहायता का काम लग रहा था, लेकिन इसके पीछे एक राजनीतिक सोच भी छुपी हुई थी। अगर ये लोग रजनीशपुरम में बस जाते तो चुनाव के समय ये लोग मतदान कर सकते थे और अगर मतदान की संख्या बढ़ जाती तो रजनीशपुरम के पक्ष में चुनाव जीता जा सकता था। इसी योजना के तहत कई बसों से लोग रजनीशपुरम लाए गए। कई बेघर लोगों को वहां आश्रय दिया गया। कई लोग
बहुत खुश थे कि उन्हें जीने का एक नया मौका मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं भी सामने आने लगी। इतने बड़े समुदाय को संभालना आसान नहीं था। कुछ नए लोग अनुशासन में नहीं रह पा रहे थे, कुछ लोग शराब पीने लगे, कुछ झगड़ों में पड़ गए। रजनीशपुरम की व्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा। तब प्रबंधन को कठोर कदम उठाना पड़ा। कई लोगों को वापस भेजा गया और नए नियम लागू किए गए। बाहर की दुनिया में भी इसकी प्रतिक्रिया तेजी से होने लगी। अखबार इस बारे में लिखने लगे, दूरदर्शन पर चर्चा होने लगी। कई लोग कहने लगे कि रजनीशपुरम के पीछे सिर्फ आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है। कुछ लोगों को लगने लगा कि ये एक राजनीतिक प्रयोग बन चुका है। विरोध और तेज हो गया। इस सब के बीच रजनीशपुरम के लोग अपने नगर को बचाने में लगे रहे। उन्हें लगता था कि वो एक नए समुदाय का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ लोग अपनी मर्जी से जी सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग इसे अलग नज़र से देख रहे थे। दोनों तरफ की सोच अलग थी और इसी वजह से तनाव बढ़ता गया। इस दौरान मां आनंदशीला का व्यवहार भी बदलने लगा। उनकी नज़र और तेज हो गई, उनकी भाषा और कठोर हो गई। वो खुलकर अपने विरोधियों को जवाब देने लगी। कई बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्थानीय लोगों और नेताओं की आलोचना भी की। रजनीशपुरम के भीतर व्यवस्था और सख्त कर दी गई, निगरानी बढ़ा दी गई। संगठन के भीतर कुछ लोगों को महसूस होने लगा कि स्थिति धीरे धीरे कठिन होती जा रही है, लेकिन अधिकतर लोग अब भी इस सपने पर विश्वास कर रहे थे। उन्हें लगता था कि वो नए समाज का निर्माण कर रहे हैं। बाहर का विरोध अब सिर्फ स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं रहा। राज्य के नेता और अधिकारी भी इस मामले पर बोलने लगे। रजनीशपुरम अब एक छोटा सा समुदाय नहीं रहा था। अब वो एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद का केंद्र बन चुका था। हर दिन नए आरोप लग रहे थे, हर दिन नए प्रश्न उठ रहे थे। रजनीशपुरम के लोगों को लगता था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, जबकि बाहर के लोगों को लगता था कि उनके क्षेत्र पर कब्जा किया जा रहा है। इसी तनाव के बीच कुछ ऐसा निर्णय लिया गया जो आगे चलकर बहुत बड़े विवाद का कारण बनने वाला था। उस समय शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये घटनाएं इतने दूर तक पहुंच जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां से वापस लौटना मुश्किल होने वाला था। रजनीशपुरम का सपना अब एक कठिन परीक्षा के सामने खड़ा था, और जब अगला अध्याय शुरू होगा तब दुनिया को पता चलेगा कि संघर्ष को बचाने के लिए कुछ लोग कितने दूर तक जाने के लिए तैयार थे। अगला भाग उस सच को सामने लाएगा जिसे देखकर पूरा अमेरिका चौंकने वाला था।